नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। एक भारतीय महिला के तौर पर मुझे बेहद गुस्सा और दुख है, न सिर्फ इस बात पर कि बलात्कार को किस तरह महिलाओं के खिलाफ हथियार बनाया गया है, बल्कि इस पर भी कि कैसे औरतों की इज्जत, उनकी सुरक्षा एक राजनीतिक युद्ध का अखाड़ा बन जाती है। इसी हफ्ते यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया, जिसका नजारा आप सब ने देखा। लेकिन इस पर जो गुस्सा और जो नाराजगी नजर आई वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित दिखाई दी। जनता में वो रोष नहीं जो होना चाहिए था, एक समाज के तौर पर एक इकट्ठा गुस्सा। विपक्ष के लिए ये योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका भर था। बस एक दिन पहले ही एक बार फिर से यूपी के ही बदायूं में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं या इस तरह के हादसे एक के बाद एक हो ही रहे हैं लगातार। ना कहीं किसी तरह के कानून से इसमें कोई खौफ है, ना इसमें कमी आती है, क्योंकि इसकी बस पहले ही झारखंड के दुमका में एक लड़की को जला दिया गया। यहां पर सरकार बीजेपी की नहीं थी, इसलिए ये मौका था कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी वार करे। त्रासदी है कि इस साल ही आजादी के जश्न के दिन उन 11 दोषियों को छोड़ा गया जिन्होंने 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। और सबसे ताजा मामला आज जिस पर सबकी निगाहें हैं, जो चर्चा हो रही है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। वहां पर एक एमएमएस कांड से पूरा कैंपस उबल पड़ा है। छात्रों की मांग है कि इसके ऊपर जांच और करवाई जाए और सच सामने आए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ये जिस छात्रा के ऊपर आरोप है उसका व्यक्तिगत मामला है और उसको गिरफ्तार किया गया है, इसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कुल मिलाकर ये इसके ऊपर भी राजनीति भी हो रही है। अफसोस है कि भारतीय नेता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर उस क्षेत्र की राजनीतिक पार्टी के हिसाब से ही आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा धर्म, जाति सभी आधार बन जाते हैं। हाँ, धर्म और जाति इसमें बहुत अहम पहलू हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, औरतों, लड़कियों की मौतें एक राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और इसलिए बहुत अहम सवाल जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, संजीदगी से चर्चा करेंगे कि क्या एक समाज के तौर पर हम महिलाओं के गुनाहगार हैं, कितनी सुरक्षित हैं हमारी महिलाएं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपिका भारद्वाज हैं, इस वक्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, डॉक्टर रजनी बग्गा हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगिता भयाना भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। योगिता, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं। एक के बाद एक मामले अगर हम पिछले 2 हफ्तों को ही देख लें तो कई मामले चर्चा में आए, हाईलाइट हुए, आपने इसके बारे में लिखा, ट्वीट किया। अब ताजा मामला यहाँ चंडीगढ़ का है, यूनिवर्सिटी का, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप देखें कि झारखंड में क्या होता है, लखीमपुर खीरी में क्या होता है, बदायूं में क्या होता है, और सबसे पहले बिल्किस बानो के मामले में क्या होता है। तो क्या लगता है कि डर ही नहीं है कहीं किसी तरह की सजा होगी, इस वजह से इस तरह के मामले रुकते नहीं हैं? आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, दुख की बात है कि मामले चाहे अलग अलग प्रदेश से आ रहे हो या अलग अलग बहनों पर अत्याचार हो रहा हो, अलग अलग तरह से हो रहा हो, पर सच्चाई तो यही है कि अत्याचार हो रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब बिल्किस बानो बहन का केस, मैं उसको सबसे ऊपर हायरार्की में ये रखूंगी कि ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन किसी केस में हुई है तो वो इस केस में हुई है। पूरे विश्व में हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है और पड़ेगा अगर हमने उन आरोपियों को अंदर नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। और अगर उसके आरोपी इस तरह से मिठाई के द्वारा, फूलों के द्वारा स्वागत करे जाएंगे, तो जो ये चंडीगढ़ में हुआ या चाहे वो लखीमपुर खीरी में हुआ, वो होगा, वो नहीं रुकेगा। क्योंकि ये क्या संदेश दे रहे हो आप? अगर आपका संदेश ये है कि आप रेप कर दीजिए, बच्चों को मार दीजिए या आप मर्डर भी कर दीजिए, रेप के साथ साथ बहुत महिलाओं के साथ रेप किया, खाली बिल्किस बहन का रेप नहीं किया उन्होंने, उसके बाद आप आइए, आपका मिठाइयों से स्वागत होगा और आपको सरकार भी सपोर्ट करेगी, तो आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मैं तो इन सबको एक दूसरे से जोड़ के देखती हूँ। और जो अभी चंडीगढ़ में फिलहाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि
इतनी सारी बच्चियों को इतनी हरासमेंट से गुजरना पड़ा। और अभी भी मेरी चिंता सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति को लेकर है। जैसे खबरें आ रही हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर उनको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, वो सब होगा। और उनको जरूरत है इस समय सपोर्ट की, उस प्रशासन के सपोर्ट की। और मुझे लगता है जब तक उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं डाला जाएगा, ऐसी चीजें हमें और सुनने को मिलेंगी। और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि निर्भया के बाद चीजें नहीं बदली हैं और आज भी हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। नगमा जी, हमने उस समय भी चर्चा की थी। जी, नए कानून बने, कानून सख्त हुए, पर जैसा कह रही हैं योगिता कि कहीं ना कहीं क्या ये लगता है दीपिका कि जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं समाज में, उनको ये लगता है कि वो कुछ भी करें उसके ऊपर सजा नहीं होगी, वो छूट जाएंगे, या एक तरह का एक एरोगेंस है जिसकी वजह से ये देखते हैं कि इतनी आसानी से, खास करके जो अंडर प्रिविलेज कास्ट्स हैं या जो गरीब तबका है, वहां पर तो और भी ज्यादा। अब उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखिए जो हाल की घटनाएं आई, झारखंड में देखिए, आप दुमका में देखिए, तो ये क्या दिखाता है। हम एक ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, हाल के दिनों के हालात देखें तो क्या क्या मामले सामने आए हैं, दूसरे के एनसीआरबी का डेटा क्या है, ये भी हम दिखाएंगे। पर दीपिका, आप क्या सोचती हैं कि इन मामलों में आज के दौर में भी कमी नहीं आती है और एक के बाद एक बहुत ही विभत्स क्राइम, अब हत्या, उसके बाद शवों को पेड़ से लटकाना, क्या बताता है, क्या दिखाता है एक समाज के तौर पे हमें, हमारे बारे में? नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं बहुत हार्ड, पिछले 3-4 दिनों में खासकर जो केसेस आए हैं बहुत ज्यादा दिल को झकझोर देने वाले हैं। वो इमेजेस जिसमें 2 बच्चियों को पेड़ से टांग दिया, इतने जघन्य अपराध हैं कि दिल बहुत ज्यादा कचोट जाता है कि हो क्यों रहा है। लेकिन जैसा आपने बोला नगमा, 2012 में निर्भया के बाद कानून दुरुस्त कर दिए गए। 2012 के बाद सिस्टम को दुरुस्त किया गया कि अगर महिला कोई कंप्लेंट लेकर आती है तो उसकी कंप्लेंट ली जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स और सब चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी ताकि इन क्राइम्स में रिपोर्टिंग क्विक हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी ताकि इन केसेस का ट्रायल जल्दी हो सके और कन्विक्शंस हो सके। लेकिन 10 साल में मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन या फिर क्या लॉज में जो चेंज आए थे उसका इंटेंट जो था, जमीनी सच्चाई वैसी एक्चुअल में है कि नहीं है। क्योंकि केसेस अब भी उतने ही लंबे के कोर्ट्स में पहले की तरह चलने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं जो चेंज और जो बदलाव हम लोग शायद चाहते थे वो अभी तक नहीं आया है। बिल्किस बानो का केस बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉकिंग केस है। उसमें जो हुआ, इट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटायर सोसाइटी। आई होप वो रिकंसिडर होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी नगमा, की महिलाओं के हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम शायद और भी बहुत लोगों के गुनाहगार हैं, क्योंकि क्राइम हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ। और पुलिस जो है कहीं ना कहीं उसकी जो खामियां हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म की खामियां हैं, और जो एक लचर सा सिस्टम है खासकर पुलिस के लेवल पे, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रीजन है लोगों में डर ना होने का। और एक और चीज मैं नगमा बोलूंगी कि जहां कन्विक्शंस होती हैं, हम लोग अब जैसे आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला आया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना वहां पर हुई है। लेकिन जब लोगों को सजा मिलती है नगमा, तब भी बहुत जरूरी है कि उस इंसान को सारे समाज के सामने बताया जाए कि इसको 10 साल की, 20 साल की सजा हो गई है। क्योंकि अभी लोगों को ये लगता है कि आप क्राइम करेंगे और छूट जाएंगे। जो कन्विक्शंस हैं उनके बारे में हमें लोगों को बताना पड़ेगा। तो कन्विक्शंस एक तो देर से हो रही हैं, जो कानून नए बने हैं उसकी वजह से जल्दी केसेस अपने अंत तक पहुंचे और सजाएं हों, और सजाएं जो है वो मिसाल बने, ये नहीं हो पा रहा है। सीमा समृद्धि, वकील हैं आप, निर्भया मामले में आप वकील रहीं, क्या आपको फर्क दिखता है? कानून नए बने, सख्त कानून बने, बावजूद इसके कन्विक्शन रेट क्या बढ़ी? क्या मामले तेजी से निपटाए गए? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनी, उनसे कितना फर्क आया है? मैम, अगर रियलिटी की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नॉर्मल कोर्ट की तरह ही वर्क कर रहे हैं। और जो नॉर्मल कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें नॉर्मल बात है कि मैटर 10 और 15 ईयर्स तक चलेगा, और जो फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड होना चाहिए था वो नहीं है।
फास्ट ट्रैक को डिस्क्राइब नहीं किया गया है मैम कि फास्ट ट्रैक में क्या 7 ईयर लगता है। निर्भया केस अगर देखें तो अगर फास्ट ट्रैक में 7 ईयर लग रहा है तो नॉर्मल केसेस की अगर हम बात करें, कोर्ट्स की बात करें, तो 20 ईयर से नॉर्मल बात होगी। फिर उसी तरीके का तो हमें अपने आप को फिर से रीडिफाइन करने की आवश्यकता है मैम। आफ्टर निर्भया केस, वर्मा कमेटी, सीआरपीसी, आईपीसी हर जगह अमेंडमेंट किए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कानून का कैसे हो ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। जैसे कि अभी दीपिका जी बोल रहे थे, मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। आपके पास सफिशिएंट पुलिस नहीं है, आपके पास टेक्निकल पुलिस नहीं है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है। इसीलिए कोर्ट में मैटर जाते जाते 1 ईयर हो जाता है जब चार्जशीट फाइल होती है। और उसके बाद मैम क्या होता है कि क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, हमारे पास सफिशिएंट कोर्ट है तो हमारे पास कोर्ट्स भी नहीं है उतनी। और एक और बात मैम कि नंबर ऑफ केसेस की बात करें, ये तो हम उन डेटाज की बात कर रहे हैं जो एनसीआरबी का डेटा है, जी हाँ। लेकिन एक्चुअल में रियलिस्टिक ग्राउंड पर अगर देखा जाए मैम तो करीब मैं कहूंगी 50% केसेस जो हैं वो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। और वो केसेस इस तरीके के हैं जैसे मीटू कैंपेन चला मैम, ये 20-25 इवन की 40 साल पुराने मैटर्स को लेकर के फ्रंट पर फीमेल आई, तो क्या ये सोसाइटी में इनको क्राइम नहीं कहा गया? वो भी तो क्राइम ही हुआ उनके अगेंस्ट, लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आ पाई। और जो कि जर्नलिस्ट भी है मैम, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कि अच्छी अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी वो फ्रंट पर नहीं है। बहुत सोचना पड़ता है कि महिलाओं को किस सामने आए, लेकिन जहां पर इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, जहां बलात्कार है, उसके बाद हत्या की जा रही है, उन मामलों को भी अगर आप देखें, आपने एनसीआरबी की बात सही कही कि ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा कितने ज्यादा ऐसे आंकड़े जो कहीं दबके रह गए हैं, जो सामने भी नहीं आते। पर डॉक्टर रजनी बग्गा, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी, जाहिर तौर पर हमारी समाज की नाकामी भी एक है, और जिस तरह का समाज बनता जा रहा है, मगर एनसीआरबी के आंकड़े को देखें 2021 के, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज किए गए। अपने आप में आंकड़ा क्या कहता है? कुछ नहीं, लेकिन 2020 की तुलना में अपराध में 40% ज्यादा मामले आए हैं। मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि शायद मामले दर्ज ज्यादा हुए, लेकिन मामले बढ़े हैं और अपराध में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराध भी एक बहुत बड़ा एंगल इसमें जुड़ गया है। महानगरों में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्या समझती हैं आप इससे? कैसे हम इसको देखें? एक समाज की मानसिकता क्या दिख रही है? नगमा जी, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं और फिर से एक बार हम बैठ के इन सब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, ओपनली डिस्कशन करके। अगर हम एक सोशल अवेयरनेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या ये हम लोग यहीं पर तक सीमित है? मुझे लगता है we have failed our girls, we have failed our women. As a woman, Nagma ji, I am feeling so ashamed. I just want to hide my face. You know, I feel like going to Bilkis Bano and bowing my head in front of her. So I think these cases are just tip of the iceberg. The problem is much huge. It is much large. आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये जो अपराध में वृद्धि है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो आपको क्यों दिखती है? क्या ये जो तमाम समाज में जिस तरह की एक तो इनइक्वालिटी का बढ़ना, समाज में पिछले 2 साल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियां भी बहुत तरह की रही हैं, लेकिन कैसे समझें इसे कि ये अपराध बढ़ भी रहे हैं, कमी नहीं आ रही, कानून तो बढ़ते चले जा रहे हैं? आप इसको कानून की नाकामी के तौर पे देखती हैं? एक तो वो एंगल है, पर समाज की मानसिकता के तौर पे कैसे इसे देखा जाए? मैं दोनों चीजें मानती हूँ नगमा जी। ये कानून की नाकामी तो है। अगर हम लोग आज एक स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले रहे हैं, कन्विक्शन रेट की बात मेरे को पैनलिस्ट ने की, कन्विक्शन रेट हमारा बहुत 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 कम है, बहुत लोअर लेवल पे है। पर उसके साथ साथ एट सोशल लेवल आई थिंक हमारी जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी फॉर सिक्योरिटी, फॉर ह्यूमन राइट्स, फॉर मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ आवर विमेन, वो तो हम कर रहे हैं। पर क्या हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे मेन फोक्स हैं, क्या उनको इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ विमेन?
आई थिंक इन द एब्सेंस ऑफ आवर कानून एंड आवर कन्विक्शन, वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आज मैं कुछ भी करके निकल जाऊंगा। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं सड़क में अगर मैं एक लेडी गाड़ी चलाती हूँ तो एक लड़के को लगता है कि मैं इसको टक्कर मार के या इसको अब्यूज करके मैं जस्ट निकल जाऊंगा, बिकॉज नथिंग विल हैपन। पीपल विल से व्हाई दिस वुमेन इज आउट। सो आई थिंक यस, जो हमारा एक माइंडसेट है सोसाइटी का वो नहीं बदला। जी, माइंडसेट नहीं बदला है, ये बहुत अहम है कि कैसे हम अपने लड़कों को पहले तो समझाएं और बेहतर इंसान बनाएं, तभी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे कि क्या एक समाज के तौर पे हम इसे लेकर इकट्ठा आवाज उठाते हैं कि हम राजनीति तक ही सीमित हो जाते हैं कि किस प्रदेश में हुआ, किस राज्य में हुआ, किसकी सरकार है, क्या जाति, क्या धर्म, क्या इस पर सीमित होना ये भी अपने आप में इन मामलों को नुकसान पहुंचाता है। एक ब्रेक के बाद हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक हो रहे जघन्य अपराधों के, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उसके बाद हत्या, पेड़ों से लटके हुए शव। ये तमाम चीजें देखकर एक समाज के तौर पर क्या हम शर्मिंदा हैं? इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? कानून पर कानून बने हैं, लेकिन क्या सजाएं इतनी हो रही हैं कि इसका डर हो कि इस तरह की अपराध जो है वो ना हो। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और मैं वापस जाना चाहूंगी इस वक्त योगिता भयाना के पास। योगिता, आपको हम चर्चा ये भी कर रहे थे एनसीआरबी के आंकड़ों की कि जो नंबर ऑफ क्राइम है वो बढ़े भी हैं। किस हद तक आप इसमें जिम्मेदार मानती हैं इंटरनेट को भी, क्योंकि बेइंतहा और बेलगाम वीडियोस और पॉर्न वीडियोस, जैसे अभी आप एमएमएस के देख लीजिए घटना या कांड जो चंडीगढ़ में हुआ, पर ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमारे युवा हैं उनके पास। वो भी कितना ज़्यादा एक उनका हाथ है समाज को इस तरह से खराब करने में, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ भी आपत्तिजनक पॉलिटिकल अगर कोई बात करता है उसके खिलाफ केसेस हो जाते हैं, उसके खिलाफ अरेस्ट हो जाते हैं। पर ये तमाम चीजें जो ऐसे अवेलेबल हैं फ्रीली, वहां पे कोई खास कार्रवाई सख्ती से दिखती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है नगमा आप। इंटरनेट के दो पहलू हैं। इंटरनेट का एक पहलू तो बहुत अच्छा भी है, जिसके थ्रू, जैसे कल रात को हमने इस खबर को उठाया, हमारे ट्वीट के माध्यम से भी काफी इस पे चर्चा हुई। और इस सोशल मीडिया की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसकी एक पावर भी है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे काम, पूरे कोविड में सोशल मीडिया के थ्रू काम हुए, आप और हम जुड़ पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। सो इसका डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट जो है वो ठीक है। जो नेगेटिविटी है वो अपनी जगह है, और क्योंकि वो संभाल सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का ये है कि इसके फुटप्रिंट्स बहुत क्लियर होते हैं। अगर एमएमएस बना है, कौन से फोन से बना है, कहाँ कहाँ गया है, किसने बनाया है, वो सब एक ट्रेल में आ जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। पर फेल हम इंटरनेट को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें फेल बताना है प्रशासन को, क्योंकि अगर इतनी ट्रेल होने के बाद भी एमएमएस लीक हो रहा है, अभी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन होने के बाद भी अवेलेबल है, आप हर तरह की पोर्नोग्राफी जो अवेलेबल है, देखिए तो एक सामाजिक मुद्दा है, तो उस पर तो एक गहरी चर्चा की जरूरत है। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि इंटरनेट के प्रयोग भी है, दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। तो दुरुपयोग को रोकने की पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से हो सकती है। इसी सामाजिक समस्या पे मैं डॉक्टर रजनी बग्गा आपसे जानना चाहूंगी कि सामाजिक समस्या है, पॉर्न अवेलेबल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके आप देखें कि इतना ज्यादा इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं होती, और ये भी युवाओं पे गलत असर डालता है। इसके खिलाफ सजाएं, इस पे सजाएं या इसके खिलाफ कार्रवाई, इसमें बहुत कमी या ढिलाई दिखाई देती है। नगमा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पॉर्न दुनिया में कोई अभी तो आया नहीं, ये तो पहले भी था। अब ये सोशल मीडिया में इजीली अवेलेबल है। यस, डेफिनेटली इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। पर मैं यहाँ पे एक बड़े मुद्दे पे आना चाहूंगी। मुझे लगता है नगमा जी कि वो जो हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम था और जो हमारा स्कूल्स में एक वैल्यू सिस्टम था, कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा इरोजन हो गया है। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे स्कूल्स फोकस करें ऑन बिल्डिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट
of the young children, of both the boys and the girls, and they should do a totally a gender equity, not equality but gender equity. पर मुझे लगता है वो स्कूल्स में ही इरोजन वैल्यू सिस्टम का बहुत हद तक शुरू हो गया है। परिवारों में है, हमारी पढ़ाई परिवारों में है, उसमें है। और स्कूल्स में मैं ये कहूंगी कि स्कूल्स में फोकस है पढ़ाई के ऊपर, बिल्डिंग IQ. I think high time he should focus on building emotional intelligence of our young boys and of our young girls. Let them have a sense of self-assurance, sense of confidence, sense of self-awareness. वो नहीं है। They are seeking validation. बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम अपने घरों में परिवार के स्तर पे और पढ़ाई के स्तर पे जो हैं वहां पे तरबियत सही नहीं दे पा रहे हैं, खास करके लड़कों को, और इस वजह से ये जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार और बहुत ज्यादा जघन्य होते चले जा रहे हैं। एक ब्रेक ले रही हूं मैं और उसके बाद इसकी राजनीति पे कि जब भी कुछ होता है तो एक समाज के तौर पर इकट्ठा रोष कम नजर आता है और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा। क्यों? ब्रेक के बाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की, क्योंकि हाल के 2 महीने लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो बदायूं का मामला हो या झारखंड के दुमका का मामला हो, और उसके पहले बिल्किस बानो का जब मामला, जिसमें 15 अगस्त के दिन 11 दोषी सामूहिक बलात्कार के छोड़े जाते हैं। और सवाल इसलिए उठता है कि क्या जो सजाएं मिल रही हैं वो काफ़ी हैं कि खौफ पैदा हो ऐसे अपराध के खिलाफ। हमारे साथ दीपिका भारद्वाज है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, हमारे साथ में योगिता भयाना हैं और रजनी जी हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। दीपिका, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं हम अक्सर देखते हैं जो चर्चा सीमित होती है वो वहाँ की सरकार के ऊपर सवाल, और ऑपोजिशन अगर आता है तो विपक्ष भी सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो सरकार है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, विपक्ष सवाल उठाएगा कि सरकार की कानून व्यवस्था कहाँ गई। पर सवाल सच ये है कि हर एक सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्यों हम सिर्फ राजनीति तक सीमित कर रहे हैं इस गंभीर अपराध को, जिसके खिलाफ एक समाज के तौर पे आक्रोश होना चाहिए? नगमा, समाज में आक्रोश 2012 में भी हुआ था निर्भया के समय, और उसके बाद जो लॉज बदले उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक पॉलिटिक्स जिसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, बजाय कि इसको स्त्री या पुरुष का मुद्दा बनाने के, नगमा, जनवरी 2022 में मैंने एक लड़की को यहाँ गुड़गांव में एक्सपोज किया। उसने पिछले साल, सिर्फ 1 साल में 9 अलग अलग पुरुषों के ऊपर 9 अलग अलग बलात्कार के मुकदमे किए। पिछले महीने एक और महिला को एक्सपोज किया, उसने जबलपुर में 6 अलग अलग पुरुषों के ऊपर 6 अलग अलग बलात्कार के मुकदमे किए। ये महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद ये मुकदमे करती हैं कि हमें शादी का झांसा देकर दीपिका, मैं आपको माफ कीजिएगा बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि ये एक मुद्दा है, पर ये बहस का अलग मुद्दा है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो शव लटके दिखते हैं लड़कियों के, और जब बलात्कार होता है, या बिल्किस बानो हो चाहे लखीमपुर हो, नहीं, मैं इस पर भी शो कर चुकी हूँ और हम इस पर भी चर्चा करते हैं। बात एक होता है कि फ्रॉड केसेस हो रहे हैं पुरुषों के खिलाफ, पर जो अपराध दिखते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, हम हत्याओं की बात कर रहे हैं कि एक समाज के तौर पे यहाँ पे लगातार आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आज के हिंदुस्तान में होती हैं। नगमा, अगर पॉलिटिक्स होती है तो उसका हमारे को कारण भी सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स क्यों होती है। चाहे आज कोई लिप सर्विस के लिए ही अगर महिलाओं के लिए आगे आके खड़े होने का दिखावा भी करता है, अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आई जहां पे पॉलिटिशियन भी बहुत सारे ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है, तो यूं लगता है कि वो सिर्फ एक वाहवाही लूटने के लिए, और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि इस क्राइम के खिलाफ कुछ किया जाए। सीमा जी ने स्टार्टिंग में बहुत सही बात की, हम लोग जो मुद्दा है उससे भटक जाते हैं। पुलिस के यहाँ पे प्रॉब्लम है, पुलिसिंग की प्रॉब्लम है, पुलिसिंग की स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है। इतनी सारी आबादी में ये क्राइम्स जो है रुकेंगे तब जब हमारी आबादी के अकॉर्डिंग हमारी पुलिस होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। और पॉलिटिक्स लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया में सिर्फ इन्हीं क्राइम्स की चर्चा होती है। नगमा, माफ कीजिएगा, पुरुष महिलाओं की बात नहीं है, लेकिन कल एक अमित कुमार का सुसाइड हो गया गुड़गांव में, उसने इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखा। परसों बिहार में एक पुरुष के ऊपर उसकी पत्नी ने एसिड अटैक कर दिया, उसकी बातें नहीं होती हैं मीडिया में। तो सिर्फ
महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं। मैं यहाँ पे चर्चा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पे कर रही हूँ। पुरुषों के खिलाफ अपराध मैं नहीं कह रही कि नहीं होते हैं, पर एक अलग मुद्दा है, सब चीज को इतनी देर में नहीं समेटेंगे। बात यह है कि महिलाएं वल्नरेबल ज्यादा हैं। महिलाओं के खिलाफ खास करके हमने देखा कि जो दलित महिलाएं हैं उनके खिलाफ में धर्म और जाति भी इसमें आ जाती है, बहुत ज्यादा इस पे अपराध हैं और वो एक गंभीर मुद्दा है। तो यहाँ पे हम तमाम चीजों की चर्चा नहीं कर पाएंगे। जो अपराध है मैं उन पे बात कर रही हूं। योगिता, आपकी आवाज आप म्यूट पे हैं शायद। योगिता, अनम्यूट करें खुद को। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि इन दो चीजों को आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। आप देखिए दिन ब दिन आपने बोला कि रेशियो बहुत अलग अलग है, बहुत ज्यादा गैप है। जो महिलाओं के प्रति अपराध है, जो बलात्कार है, जो जघन्यता है, जो जिस तरह की दरिंदगी होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है पुरुषों के साथ। तो वो एक अलग आपने बोला चर्चा का विषय है। पर 60 बच्चियों का MMS बन जाना हॉस्टल के अंदर, बिल्किस बानो के 11 आरोपियों का छूट जाना, उसकी 3.5 साल की बच्ची को दीवार से सटक के मार देना, और 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, परिवार के सामने किया। और आप इन सब चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। हम जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे के खिलाफ, बिल्कुल वो एक अलग मुद्दा है। आप समस्या को समझिए, आप समस्या को नहीं समझेंगे, उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। जी, और मुझे ये भी लगता है जी, हमारे पास इस समय इतना ही समय है, इसलिए मैं कह रही थी कि हम सब चीजों पे बहस नहीं कर सकते। पर मुझे ये भी लगता है कि एक समाज के तौर पे जो आक्रोश दिखना चाहिए, दीपिका जी ने कहा कि आक्रोश बहुत दिखा 2012 में, पर उसके बाद घटनाएं होती रही और इकट्ठा आवाज नहीं उठती है। अभी भी इन चीजों पे समाज में आवाज बहुत कम है। इतना नाराजगी है, ना गुस्सा है, राजनीति तक सिमट के रह जाती हैं ये मामले जो हैं। अफसोस की बात है ये। पर बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना विचार रखने के लिए। हमारे पास इस वक्त इस शो में इतना ही वक्त है, बातें इस पर होती रहनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन आंकड़ों पे जो NCRB के हैं और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। तो NCRB के आंकड़े 2021 के हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान नंबर 1 पे है और यहाँ पे 6,333 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है 2,947 मामलों के साथ। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, चौथे में महाराष्ट्र और उसके बाद असम। तो ये NCRB के 2021 के आंकड़े हैं। हम लोग में आज इतना ही। नमस्कार।